बच्चों, अगर आप सच में सीरियस हो, सच में अगर आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना चाहते हो, सच में अगर आप चाहते हो कि आपके माँ बाप आपसे खुश हों, वो जो दिन भर किसानी का काम करते हैं, दिन भर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके जॉब कर रहे हैं, उनकी आपसे कुछ एक होप है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन बड़ा होकर के बहुत अच्छा आगे करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। अगर आप सच में उनके लिए जीना चाहते हो, सच में अगर आप जिंदगी की जो ये पहली सीढ़ी है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यार शिद्दत से पढ़ना, उनके साथ झूठ मत बोलना, उनको येड़ा मत बनाना। अगर आप मम्मी पापा को दिखाते हो कि तुम बेहतर कर रहे हो एंड तुम पढ़ रहे हो, बट सच में तुम पढ़ नहीं रहे हो, चुपके से फोन चला रहे हो, तो ये एकदम गलत है। हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा यानी NIE क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के अंदर साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स के सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। और आज आपका जो इंतजार था वो खत्म हुआ, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर इन डेप्थ, इन डिटेल, मतलब एक एक छोटी से छोटी चीजों को भी आज मैं कवर करूंगा। यानी कि इतना डिटेल में आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। चाहे आप हजारों रुपए कितने भी ट्यूशन में फीस भर दो या किसी भी स्कूल में पढ़ लो, चाहे आप वहां की फीस 50 से 1 लाख रुपए, 1000 रुपए कुछ भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो को आप एक बार देख लो एंड बिलीव मी कि ग्रेविटेशन का थोड़ा भी डाउट नहीं रह जाएगा। और मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, क्योंकि यार देखो, क्लास 10th के अंदर ना जो बच्चा रट्टा मारता है ना, वो बच्चा कभी भी 90 या 95% प्लस नहीं निकाल सकता। और अगर उसने रट्टा मार के जैसे तैसे, उसकी मेमोरी अगर बहुत ही स्ट्रांग है, उसने रट्टा मार के निकाल भी लिया, तो 11वीं और 12वीं में जाके लटक जाएगा। वो JEE, नीट या CET इंट्रेंस कभी नहीं निकाल पाएगा। वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या टेक्निकल फील्ड में जाने के लायक रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट को जो समझता है वही इंसान 10वीं क्या 10वीं के आगे भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको फतेह करता है। ये बात आप समझ लो। तो गाइस, जितने भी महाराष्ट्र के सारे बच्चे क्लास 10th में अभी हैं, और उन सारे बच्चों को साइंस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये प्रशांत भैया आपके साथ है। गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो NIE क्लासेस यूट्यूब चैनल। और इसके अंदर पूरा कंप्लीट 20 के 20 चैप्टर साइंस के, मैथ्स के, मैथ्स 1 मैथ्स 2 के पूरे चैप्टर्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के पूरे चैप्टर्स और इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स आपको इसी यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा मिलने वाला है। जिसमें से आज साइंस का हमारा लेक्चर शुरू हो चुका है, मैथमेटिक्स गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड बाकी के सारे हमारी जो टीम है उनको भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे और जान जाओगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। बस शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों, अगर आप सच में सीरियस हो, सच में अगर आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना चाहते हो, सच में अगर आप चाहते हो कि आपके माँ बाप आपसे खुश हों, वो जो दिन भर किसानी का काम करते हैं, दिन भर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके जॉब कर रहे हैं, उनकी आपसे कुछ एक होप है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन बड़ा होकर के बहुत अच्छा आगे करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। अगर आप सच में उनके लिए जीना चाहते हो, सच में अगर आप जिंदगी की जो ये पहली सीढ़ी है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यार शिद्दत से पढ़ना, उनके साथ झूठ मत बोलना, उनको येड़ा मत बनाना। अगर आप मम्मी पापा को दिखाते हो कि तुम बेहतर कर रहे हो एंड तुम पढ़ रहे हो, बट सच में तुम पढ़ नहीं रहे हो, चुपके से फोन चला रहे हो, तो ये एकदम गलत है। प्लीज बच्चों, अच्छे से दिल से पढ़ाई करो। मेरी एक बात मानो, टेक्स्ट बुक अभी के अभी निकालो, एक छोटी सी नोटबुक निकालो, और मैं कसम से कहता हूं, मैंने ऐसी नोट्स आप लोगों के लिए बना करके लेके आया हूं, ऐसी नोट्स बना करके लेके आया हूं जो ना आज तक किसी ने ऐसी नोट्स बनाई है, और अगर किसी ने बना के दी होगी तो वो प्रीमियम पेड पैसों से आपको वो नोट्स दी होगी। ये बात आप ध्यान रखना। मैं आज आप लोगों को एकदम प्रीमियम नोट्स दूंगा जो 1000-2000 रुपए में बच्चे, सभी लोग, सभी टीचर्स बच्चों को बेचते हैं। मैं पूरे क्लास 10th के बच्चों को वो फ्री नोट्स के साथ आज पढ़ाने वाला हूं। तो चलो बच्चों, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन दबा लो, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। जितने लाइक होंगे मुझे लगेगा आप मुझे उतना सपोर्ट कर रहे हो। या तो इस पूरे वीडियो को देखो, उसके बाद लाइक करो अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। बाकी सारे बच्चे तो आप समझ जाएंगे भाई, जब प्रशांत भैया साइंस पढ़ाते हैं ना, तो फिर महाराष्ट्र में रिजल्ट बोलता है भाई, क्योंकि क्वालिटी मतलब NIE, ऐसे ही बच्चे नहीं कहते। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस यार, मैंने आपको ये नोट्स ऑलरेडी दे दी है, मैंने अपने एप्लीकेशन न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर ये नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। ये वीडियो भी आप सबने देखी होगी जरूर, क्लास 10th ग्रेविटेशन की नोट्स मैंने सारे बच्चों को दे दी है, ठीक है। चलो अब बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस पूरे वीडियो को। देखो यार, ये जो नोट्स होगी, इस नोट्स के अंदर पूरे क्लास 10th की मैं सारे 20 चैप्टर की नोट्स दूंगा, साइंस 1 साइंस 2 का।
साइंस 1 और साइंस 2 में 20 चैप्टर है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में पूरे थियरी यानी जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं चीजें, उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने निचोड़ करके निकाला है, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे आपके चैप्टर 1 से, वो सारे के सारे मैं यहां पे कवर करूंगा। और ऐसा पढ़ा दूंगा ना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले ग्रेविटेशन का, आप हर क्वेश्चन का आंसर दोगे। बस मेरी एक बात मान लेना, जो भी मैं नोट्स में यहां दिखाऊंगा आप उसको अपने बुक में लिखोगे, नोटबुक में अलग से लिखोगे। दूसरी चीज, जो भी मैं बताऊंगा उसे ध्यान से सुनोगे, ये मेरे से प्रॉमिस करो, कमेंट में लिखो कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो भी आप इस वीडियो में बताओगे सारी चीजें मैं अपने नोटबुक में लिखूंगा या लिखूंगी, और जो भी आप बताओगे वो सारी चीजों को मैं याद करूंगी, मैं समझूंगी, फोकस के साथ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। प्रॉमिस करो मुझे अभी के अभी कमेंट में, तब आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन यहां पर आपको करवाए जाएंगे इसी लेक्चर के अंदर। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर मैं सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाऊंगा, और डीप कॉन्सेप्ट के साथ इतना डिटेल में एक एक चीज को, मतलब मजा आ जाएगा आपको। आज समझ में आएगा कि भाई कॉन्सेप्ट इज पावर। साइंस के अंदर कॉन्सेप्ट बोलता है, रट्टा नहीं मारना रहता, कॉन्सेप्ट से जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रशांत है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये रही हमारी सबसे पहली और बेहतरीन नोट्स, आप इसे देख लो। ये हमारी ग्रेविटेशन की नोट्स है। फिर ये पूरे आगे का पूरा चैप्टर आज हम लोग ट्राई करेंगे बच्चों की केपलर्स लॉ तक आज हम पूरा का पूरा कवर करें। पूरे केपलर्स लॉ तक की सारी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझ के पूरा कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से टॉपिक को। आप लोग प्लीज बच्चों अपने सामने क्लास 10th की जो आपकी साइंस 1 की टेक्स्ट बुक है उसे ओपन कर लो अभी के अभी। चलो अब शुरू करते हैं, पेज नंबर 1 में आ जाओ बच्चों। जो ये हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का, यानी कि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए यहां से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेशन वाले होंगे, या फिर कोई भी लाइक डिफरेंस बिटवीन या समथिंग या एमसीक्यूज वगैरह, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू निकालना होगा, या फिर किसी प्लैनेट की वैल्यू निकालना होगा, या फिर सन की या फोर्स की वैल्यू निकालना होगा, या डिस्टेंस निकालना होगा। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। चलिए शुरू करते हैं, पूरे साइंस को फोड़ेंगे भाई। चलो तो सबसे पहले कैन यू रिकॉल से शुरू करेंगे। अक्सर हमारे ट्यूशन में, हमारे क्लास में टीचर्स मोस्टली सीधे ग्रेविटेशन, ग्रेविटी मतलब ऊपर से इसको छोड़ा तो नीचे गिर गया, ग्रेविटी है, यही पढ़ा देते हैं बस। मेन चीज भाई कैन यू रिकॉल, मतलब जो आपने 8वीं 9वीं में पहले पढ़ा है उस चीज को पहले आप जानो, तब उसके बाद इस चैप्टर को आप शुरू करो। क्योंकि मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मेरे वीडियो को कोई एक बार देख लिया ना, कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। मैं ये लिख के देता हूं आपको, वीडियो देखने के बाद एक प्यारा सा हार्ट आप भेज देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा, और लाइक कर देना इस वीडियो को। चलो शुरू करते हैं। सो कैन यू रिकॉल, यानी कि जो आपके पेज नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है कैन यू रिकॉल का। अब ये कैन यू रिकॉल में इतना कुछ आपको सिखा दूंगा आज मैं, 10-20 मिनट लगेंगे सिखाने में मुझे, रेडी हो ना। चलो तो ऐसा सिखा दूंगा ना भाई, पूरा बेसिक से याद आ जाएगा 9th स्टैंडर्ड आपको। चलो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो भाई उसके पहले ये तो जानो फोर्स क्या होता है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें, ऑब्जेक्ट आगे भाग जाएगा, यही होगा ना, और क्या होगा। सिंपल सी भाषा में, देसी भाषा में बोला जाए तो यही होगा ना। फोर्स लगाऊंगा तो हमारा ये ले ऑब्जेक्ट आगे गिर गया, ये भाई पेन चली गई नीचे, समझा कि नहीं समझा, तो यही होगा ना। और इससे अधिक क्या हो सकता है, आप ही मुझे बताओ, कुछ और अधिक हो सकता है कुछ। लेकिन पहले ये तो जानो बच्चों, साइंस की भाषा में फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फिर बाद में फोर्स लगाना। तो मैंने यहां पे लिखा है पहले व्हाट इज फोर्स। बच्चों आखिरकार फोर्स क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार फोर्स क्या कहलाता है। तो देखो क्या होता है, इट इज पुश और पुल दैट कॉजेस अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मोशन और अ शेप। यानी कि ये फोर्स वो चीज है जो एक पुश या पुल है, यानी किसी को या तो धक्का देते हो या तो उसको खींचते हो, ये फोर्स लगाते हो। जैसे घर में दरवाजा होता है ना आपके, तो दरवाजे को धक्का देते हो या तो दरवाजे को खींच लेते हो, ये फोर्स हुआ। और जब आप धक्का देते हो या किसी को खींच लेते हो तो दरवाजे में क्या होता है, दरवाजा हिलता है। दरवाजे में क्या होता है, दरवाजे में मोशन होता है। तो फोर्स कॉजेस मोशन, मोशन कॉज करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी, ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा।
समझ में आएगी नहीं, ध्यान रखना। तो यहां देखो मैंने बनाया भी है, जैसे कि अगर ये हमने एक यहाँ पे ब्लॉक रखा है, और इस ब्लॉक में अगर हम लोग बच्चों यहां से देखो ये एक बंदा फोर्स लगा रहा है, तो अगर इसने फोर्स लगाया, धक्का दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करने लगा ना, खिसक गया, मूव कर गया, तो मतलब ये फोर्स की वजह से मूव किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज पुश और पुल दैट कॉजेस, क्या कॉज करता है ये, इसकी वजह से क्या होता है, दैट कॉजेस अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मोशन, मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर देता है। अब आप बोलोगे भैया 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 मोशन क्या होता है, यही नहीं पता, मोशन भी बता दो। तो मोशन को बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले छोटा सा पढ़ लो यहां पे। तो मोशन होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जैसे कि समझते हैं, आ जाओ। अब देखो बच्चों, जैसे कि अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, तो क्या मैं मोशन कर रहा हूं, अभी मैं मोशन कर रहा हूं नहीं, लेकिन अब मैं चलने लगा, डिंग 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 डिंग। तो क्या मेरे साथ साथ ये बोर्ड हिल रहा है क्या, मैं चल रहा हूं लेकिन ये बोर्ड हिल रहा है क्या, ये बोर्ड हिल रहा है क्या, मैं तो चल रहा हूं। कमेंट में बताओ क्या ये बोर्ड हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। इसका मतलब बच्चों मैं इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं चल रहा हूं, यानी मैं मोशन कर रहा हूं। यानी कि एक बात ध्यान रखो कि अगर जैसे कि आप इस डायग्राम को देखो, यहां पे एक चिंटू नाम का लड़का है जो साइकिल चला रहा है, और उसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो क्या ये पेड़ आगे भागते हैं जब चिंटू साइकिल चलाता है, तो नहीं। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि चिंटू आगे भाग रहा है, लेकिन उसके अगल बगल की चीजें नहीं भाग रही हैं। इसका मतलब अगल बगल की चीजें चुपचाप रेस्ट पोजीशन में खड़ी हुई हैं, और हमारा चिंटू बस मोशन कर रहा है। तो बस यही तो है मोशन, कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी चिंटू मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि अगल बगल के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। यानी कि अगर चिंटू रोड में साइकिल चला रहा है और रोड के अगल बगल के जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं हिल रहे हैं, इसका मतलब चिंटू मोशन कर रहा है। और अगल बगल के पेड़ पौधे या घर है जो भी लगा हुआ है अगल बगल, वो सब के सब रेस्ट पोजीशन में है। तो ये होता है मोशन, मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन जो क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 में थी। ये ध्यान रखना। कैन यू रिकॉल चल रहा है बच्चों, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो क्या कॉज करता है, मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारी भागने लगेगी, मोशन करने लगेगी। तो चलो बच्चों और जानते हैं कि ये जो फोर्स है, अभी तो क्वेश्चन का आंसर हमने यहां देखा भी नहीं है। जो ये फोर्स है, फोर्स के टाइप कितने होते होंगे। तो देखो बच्चों, दुनिया में दो तरह के फोर्स होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि देखो, लोग कभी कभी हमको एक चांटा मार देते हैं, ऐसे तमाचा मार देते हैं तो हमको दर्द होता है, मार दिया। और कभी कभी लोग बातों से मार देते हैं तो दिल में दर्द होता है। दर्द दोनों से होता है, एक तमाचा मारने से और एक बात से। वैसे ही फोर्स दो टाइप का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये ध्यान रखना, दो टाइप के फोर्स होते हैं। एक ऐसा फोर्स जिसमें आप टच करके किसी को मोशन में लाते हो, और एक ऐसा फोर्स जो बिना टच किए ही मोशन में ला देता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक मैग्नेट है और एक लोहा है, आयरन, तो आयरन और मैग्नेट को अगर पास में रखोगे तो बिना टच हुए वो एक दूसरे को खींच लेंगे, फोर्स लगा लेंगे उसमें। लेकिन अगर आपके घर में दरवाजा है तो दरवाजे को जब तक आप टच नहीं करोगे और धक्का नहीं दोगे टच करके, तब तक वो आगे नहीं हिलेगा। तो दरवाजा वाला कांटेक्ट फोर्स हुआ, और जो मैग्नेट वाला है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। बिना मैग्नेट ने बिना कांटेक्ट किए ही लोहे को खींच लिया, बिना टच किए ही खींच लिया। जबकि दरवाजे को आपको धक्का मारना पड़ा, आपको टच करना पड़ा, कांटेक्ट करना पड़ा। तो इस तरीके के दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है बच्चों कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बात आज सीख लो, कोई नहीं बताएगा आपको। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है, ये कांटेक्ट फोर्स में भी चार तरह के फोर्स होते हैं, एक मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इस तरीके के चार तरह के फोर्स होते हैं। ये चारों फोर्सेस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे तीन तरह के नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, जिसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो हम पढ़ने ही वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत मस्त पढ़ाऊंगा आपको। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है ये भी बताऊंगा। और मैग्नेटिक फोर्स तो अभी बता दिया क्या होता है, मैग्नेट बिना टच किए आयरन को खींच लेता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स हुआ बिना टच किए, इसीलिए नॉन कांटेक्ट फोर्स है।
और कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, हमें टच करके धक्का देना पड़ता है, बोले चल निकल रहे भाई, टच करना पड़ता है, तो हमने टच करके फोर्स लगाया। जैसे मस्कुलर फोर्स है, किसी को हमने टच करके धक्का दे दिया तो वो मस्कुलर फोर्स हुआ। तो ये सब कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। तो इस अब आपको समझ गया बच्चों की फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप क्या होते हैं, मोशन क्या होता है, समझ गया ना। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन का आंसर देखो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हो तो क्या इफेक्ट होगा, यहां देखो लिखा है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन कॉज इट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बिफोर, यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से, और डिफॉर्म चेंज इन दी डायरेक्शन। ये चीज ध्यान रखना, यानी कि अगर मान लो बच्चों कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है चुपचाप, अगर आप इसमें फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भागने लगेगा, ये ऑब्जेक्ट को झटका लगेगा, ये ऑब्जेक्ट गिर सकता है, ये ऑब्जेक्ट अगर जोर से हथौड़ी वाला फोर्स लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो सकता है। डिफॉर्म मतलब टूट टाट जाना, इसका शेप बिगड़ जाना, डिफॉर्म का मतलब, डिफॉर्म का मतलब इसका शेप बिगड़ जाना, समझा कि नहीं समझा। तो ये टूट टाट सकता है, ये अगर मान लो ये इधर से भाग रहा था और इधर से धक्का दे दिया तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो फोर्स को लगाने से सामने वाले का ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ जाती है, यही इफेक्ट होता है, यही हमको इसका आंसर हमारे कैन यू रिकॉल का हमें देना था। ठीक है, समझ गया बच्चों। तो अब मैंने यहां पे लिख के भी रखा है अच्छे से कि हाउ डू फोर्स अफेक्ट, क्या क्या फोर्स आ सकते हैं। तो ये क्या क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को हिला सकता है, यानी कि मेक ऑब्जेक्ट टू मूव, चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकता है, इसका शेप बदल सकता है, इसका थोबड़ा बदल जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैन स्टॉप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट पहले से भाग रहा था तो सामने से अगर धक्का दिया ना तो ये वहीं रुक जाएगा। अबे दो ट्रेन आ रही है आपस में भिड़ गई तो रुक जाती हैं वो तो बहुत डेंजर वाला रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हुआ बच्चों, समझ गया ना क्या है, कितना प्यार से समझा दिया, मतलब प्रैक्टिकल जिंदगी में आपने समझ लिया कि मोशन क्या है, फोर्स क्या है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है। अब तो मतलब हर एक टॉपर लड़के को भी मजा आ रहा होगा, समझ रहे हो, जिसको आता है ना उस बच्चे को भी देखना चाहिए, और जिसको नहीं आता उसको तो ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना ग्रेविटेशन नहीं समझेगा, और अगर ग्रेविटेशन नहीं आएगा ना बच्चों तो स्पेस मिशन चैप्टर भी आपको नहीं समझेगा, और फ्यूचर में 11th एंड 12th में तो फंसने ही वाले हो फिर, ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो यहां तक किसी को डाउट है, अगर सभी को सब कुछ समझा है तो एक बार रेड हार्ट तो बनता है भाई, लाल दिल बनता है कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कि हाँ भैया ऐसा लिखो सब बच्चे, हाँ भैया मुझे फोर्स, मोशन और पहला क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ गया, ऐसा लिखो कमेंट में अभी के अभी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चों, हम लोग ये समझेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार सच में मोशन क्या है और मोशन के कितने टाइप हैं। पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि हमें सर्कुलर मोशन नाम का टॉपिक भी हमारे ग्रेविटेशन में पढ़ना है, आपको याद होगा 1 मार्क्स को बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो अच्छा जानते हैं भाई, फिर देखो, तो पहली बात जो मोशन है, मोशन अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं बच्चों, चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है अपना, याद रखना बेसिक सिखा रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो ये चैप्टर अपने आप आपका मस्त मजेदार तरीके से आप सीखने लगोगे। तो मैं पहले आपको बेसिक सिखा रहा हूं, पूरा बेसिक सिखा रहा हूं आज मैं, और फिर चैप्टर को शुरू भी करूंगा, डोंट वरी। आज हम केपलर लॉ तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभी आगे। तो मोशन क्या होता है, स्टडीड इन क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 लॉ ऑफ मोशन करके, आपको 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, वहीं पर आपने मोशन के बारे में पढ़ा था, बट आज यहां भी इसके रूल अप्लाई होने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, इसीलिए हम इसको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आ जाओ देखते हैं। तो मोशन क्या होता है बच्चों, मोशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट भागने लगेगा, उसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। आप ऐसे फोर्स लगाओ वो मोशन आ जाएगा, फोर्स लगाओ उसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फोर्स कॉजेस मोशन, फोर्स कॉजेस मोशन। तो मोशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स, मोशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एनी फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कॉजेस मोशन, वही लाइन को अलग तरीके से लिख दिया, जब कोई भी फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट में लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और अगर इस ऑब्जेक्ट में आप फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगेगा, भागने लगेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है मोशन, क्या होता है, फिर से एक बार जो मैंने वहां पढ़ाया था, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन। आपके स्कूल में टीचर ने आपसे अगर पूछ लिया, चल बच्चा खड़े हो, व्हाट इज मोशन, तो तुरंत बताने का मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन। याद करो मेरे साथ यहीं पर क्या लिखा है, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन।
समझ गया अच्छे से? मैं आपको चैलेंज देता हूं बच्चों, अपने स्कूल के किसी टॉपर से ये क्वेश्चन पूछ लेना, वो आंसर आपको नहीं दे पाएगा, ना समझा पाएगा। अब आ जाओ समझाने की बात करते हैं। जैसे कि बच्चों वही मैं अपना चिंटू वाला एग्जांपल, हमारा चिंटू इस बार साइकिल में नहीं कार में बैठा है, तो कार में बैठ के हमारा चिंटू आगे रोड में जा रहा है, उसके अगल बगल घर है, उसके अगल बगल हमारी ट्री है। तो बताओ जब हमारी चिंटू की कार आगे जाएगी तो क्या ये घर पेड़ पौधे उसके साथ साथ आगे भागेंगे क्या? मतलब सराउंडिंग चुपचाप रेस्ट पोजीशन में है, तभी तो आप लोग इसको समझ पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट आगे आगे भाग रहा है। अगर सब साथ में भागने लगेंगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन भाग रहा है। जैसे कि भीड़ में सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं और सब भागने लगे तो आप पहचान पाओगे कौन भाग रहा है? सब भाग रहे हैं। और अगर भीड़ में चुपचाप सब लोग खड़े रहें और उसमें सिर्फ मैं भागूं तो आप मुझे पहचान पाओगे ना कि भाई ये प्रशांत सर भाग रहे हैं। सिंपल से लॉजिक है। ठीक है, तो मूवमेंट, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट बच्चों हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब होता है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ध्यान रखना अच्छे से। फिर से यहां पे मैंने लिख दिया है फोर्स कॉजेस मोशन। मोशन सिर्फ फोर्स की वजह से ही होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी मूव कर सकता है जब उसमें हम फोर्स लगाएंगे, वरना वो ऑब्जेक्ट कभी नहीं भागेगा। चलो अच्छा बच्चों और बताता हूं, फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हो तो और क्या क्या होता है, आ जाओ समझाता हूं, जरा ध्यान देना। तो फोर्स कॉजेस वेलोसिटी, फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कॉजेस डिस्टेंस, फोर्स कॉजेस स्पीड, फोर्स कॉजेस एक्सीलरेशन। तो ये सारी चीजें भी फोर्स कॉज करता है। अब ये सब क्या होता है, ये अब अभी आपको जानने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इनकी यूनिट याद कर लेना प्लीज, क्योंकि यूनिट बहुत काम आने वाली है। तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। और अगर बीच बीच में सब बच्चे काम आएंगे ना, मैं हर वक्त समझाते जाऊंगा, चिंता मत करना, पूरा लेक्चर देखते रहो बस। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर है, स्पीड की यूनिट एकदम वेलोसिटी के जैसे ही है, और एक्सीलरेशन की बस अलग, थोड़ी अलग लग रही, इसको याद कर लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे एक्सीलरेशन की यूनिट है, बस आप इसको अलग से याद कर लो। समझ गया बच्चों? तो यूनिट आपको याद रहेगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की मीटर होती है, स्पीड की भी हमारी वेलोसिटी के बराबर होती है मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया? ये यूनिट आपको बहुत काम आएगा, बेसिक याद रखना। फिर से मैंने यहां पे लिख रखा है फोर्स कॉजेस मोशन। बिना फोर्स के मोशन कोई ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकता जब तक आप उसमें फोर्स ना लगाओ। अब आप बच्चों डाउट पूछोगे, भैया कार तो अपने आप चल देती है, उसमें कौन पीछे पे धक्का लगाता है? ऐसा क्वेश्चन कितने लोगों के मन में आया, और मुझे पता है यही आया रहेगा। बच्चों देखो, उसके अंदर इंजन फिट किया गया है और इंजन अंदर से चालू होता है, और चालू होकर के वो टायर जो होते हैं ना इंजन के, उनमें फोर्स लगाता है इंजन। हमारे जगह पे वहां इंजन काम कर रहा है, हमारे जगह पे इंजन धक्का दे रहा है उसको। समझा कि नहीं समझा? तो हमारा वो कार आगे भागती है। यही रियलिटी है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मोशन क्या है आपने ये सब सीख लिया, लेकिन टाइप ऑफ मोशन क्या होता है भाई? कितने टाइप होते हैं मोशन के? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? मोशन के कितने टाइप होते हैं, आ जाओ समझते हैं। अब यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। देख बच्चा, मोशन के 3 टाइप हैं, लीनियर मोशन, देन सर्कुलर मोशन, देन उसके बाद पीरियोडिक मोशन। ये हमारे 3 टाइप होते हैं मोशन के। मोशन के बच्चों कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कौन से? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। जिसमें से हमारे सिलेबस में सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना, आज आप मेरे साथ 10वीं पढ़ रहे हो, कल आप मेरे साथ 11वीं भी पढ़ोगे, और जब आप मेरे साथ 11वीं 12वीं पढ़ोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि भैया ने 10वीं में बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी थी। तो जुड़ जाओ बच्चों मेरे साथ, कोई चिंता की बात नहीं, पूरा साइंस मजेदार बना दूंगा, फ्यूचर में डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलोगे, बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो लीनियर, सर्कुलर और पीरियोडिक 3 तरह के हमारे मोशन के टाइप हमारे सिलेबस में दिया है, जो हमारे सभी महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को आना चाहिए। कल को सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी आप पीछे कर सको, ऐसी औकात बना दूंगा आपकी। ये बात आप समझ रखना। सीबीएसई का लड़का खड़ा हो जाएगा ना बगल में, और हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लड़का खड़ा हो जाएगा ना, टक्कर हो जाएगी दोनों में, याद रखना, और आपको कोई हरा नहीं सकता। इस तरीके का साइंस सिखा रहा हूं मैं, तो सीखो जो बता रहा हूं, एक एक चीज को सुनो, लिखो, मन में याद करो और आगे बढ़ो। छोटी छोटी चीजें लिखो पेन में, पेन से लेकर के अपनी बुक में, नोटबुक बनाए हो ना, उसमें लिखो। मैंने पहले ही बोला था, ओपन कर लो नोटबुक, लिखना शुरू करो। हर चीज जो बोर्ड में दिख रहा है सब लिखो बच्चों, सब लिखो, सब कुछ लिखो। मेरे स्पीड, मेरे बोलते बोलते लिखो, वीडियो को रोको फिर लिखो, पर जो बता रहा हूं सब कुछ लिखो बच्चों, सब लिखो। आज बात करता हूं लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन तीनों क्या होते हैं।
देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा अच्छे से, पूरा मस्त समझा रहा हूं आपको डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो लीनियर मोशन एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट। क्या होता है लीनियर का मतलब? स्ट्रेट होता है। ये बात आप समझ के रखना। तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है। अब आज मैं बताता हूं कि डेफिनेशन क्या होगी। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट करता है तो मतलब वो मोशन कर रहा है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मूवमेंट करता है तो मतलब वो लीनियर मोशन कर रहा है। ध्यान रखना। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इसका मतलब बच्चों वो लीनियर मोशन कर रहा है। जैसे कि देखो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये फोर्स इसमें हमने लगाया, जैसे ही हमने इसमें बच्चों फोर्स लगाया ये मूवमेंट कर गया, लेकिन ये मूवमेंट स्ट्रेट है। ये मूवमेंट हमारा ऑब्जेक्ट सीधा सीधा भाग रहा है, गोल गोल घूम रहा है क्या? ऐसा ऐसा घूम रहा है क्या? नहीं। ये गोल गोल घूम रहा है क्या? नहीं। कैसा जा रहा है? सीधा सीधा जा रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है। समझ में आएगा छोरे? याद रखना। चलो नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर का मतलब ही होता है गोल गोल। जैसे तुम लोग अपने मम्मी पापा को गोल गोल घुमाते हो, बोलते हो मैं पढ़ रहा हूं और मोबाइल में कुछ और देखते रहते हो, वैसे ही सर्कुलर मोशन भी होता है। ध्यान रखना। चलो आ जाओ दिखाता हूं। तो इसमें बच्चों क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये गोल गोल घूमेगा, हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग गोल गोल घूमेगा। अब जो सर्कल होता है, थोड़ी सी ज्योमेट्री तो आपको आती होगी। सर्कल के इस गोले को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2πr। आगे याद रखना, बहुत काम आएगा। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। आर मतलब रेडियस। चलो आ जाओ, इतना बस ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखो तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, अभी आगे एक बार और पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि सिलेबस में है ना, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी तो 9वीं की चीज चल रही है। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। यानी कि बच्चा पार्टी, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग जब भागता है, तो ऐसे मूवमेंट को, हमारे ऑब्जेक्ट के ऐसे मूवमेंट को, जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग ऐसे ऐसे भागता है, सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ साथ ऐसे किनारे किनारे ऐसे दौड़ता है, धपा धप ले धपा धप ले धपा धप ले, जलेबी बना दिया। समझा कि नहीं समझा? ऐसे भागता है सरकमफेरेंस के साथ साथ, ऐसे अलोंग मतलब साथ साथ। सरकमफेरेंस के अलोंग जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, तो ऑब्जेक्ट के ऐसे मूवमेंट को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। काय म्हणतात त्याला? सर्कुलर मोशन म्हणतात। समजला का सगळ्यांना? चलो समझ में आया? ध्यान रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे सर्कल में यहां पर सरकमफेरेंस के अलोंग घूमता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। किसी को कोई डाउट है क्या? कसम से कहता हूं ये दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन डाउट है क्या? रेड हार्ट तो बनता है कमेंट बॉक्स में अब, और एक लाइक लगा दो भाई, लाइक कर दो फटाफट इस वीडियो को अब। चलो नेक्स्ट है बच्चों पीरियोडिक मोशन की, अब हम बात करेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है भैया? ये तो हमारे काम में आ गया, ये भी समझ गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा भाग रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल भाग रहा है ना? तिल गुल खानी गोल गोल बुला है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल भाग रहा है तो वो क्या कर रहा है भाई? हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो भाई पीरियोडिक मोशन क्या है रे? हाँ, पीरियोडिक मोशन क्या होता है रे भैया? पीरियोडिक मोशन मतलब वो नहीं क्या, जैसे एक कुत्ते को एक झापड़ मार दो, कुत्ता वहां तक जाता है फिर दौड़ के आता है। आप सबकी जिंदगी में भी एक दो दोस्त ऐसे होंगे जिनको आप कितना भी गाली दे दो, दूसरे दिन लौट के फिर आपके पास आएंगे। ऐसा ऐसा है कि नहीं? कितने लोग हैं जरा मुझे बताना, आपके साथ कितने लोग हैं कमेंट में बताओ। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आज तो नाम ले ही लो भाई। तो यही है पीरियोडिक मोशन। एक बार जाएगा फिर उसी जगह पे आएगा, एक बार जाएगा फिर उसी जगह पे आएगा। लेकिन ऐसा एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? एक बार जाएगा फिर उसी जगह पे आएगा। ऐसा एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? नहीं, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? एक बार जाएगा फिर उसी जगह पे आएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू टू। तो टू एंड फ्रो मोशन जो करता है ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज टू एंड फ्रो? घड़ी में लोलक देखा है? लोलक। लोलक मतलब होता है बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, बॉब। बॉब समझा कि नहीं समझा? अरे बॉब बोलते बाबा, ये बॉब है, बॉब। घड़ी में जो नहीं क्या बॉब लगा रहता है उसको बॉब बोलते हैं, ऐसा कुछ अलग मत है ना, बॉब।
उसको हिंदी में लोलक बोलते हैं, लोलक। तो ये लोलक है। तो लोलक अपनी जगह में से एक बार इधर जाता है, फिर वापस से इधर आता है और फिर अपनी जगह से इधर जाता है। तो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। एक बार गया फिर से आया, एक बार गया फिर से आया, टू एंड फ्रो। तो द मूवमेंट ऑब्जेक्ट या फिर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन भी इसी को कहते हैं। समझ गया अच्छे से क्या होता है ये? बड़ा मजेदार था ना ये। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो भाई मोशन क्या होता है समझ गया। क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करवा दिया पूरा, समझ रहे हो। अब आप थोड़ा रेडी हो चुके हो भाई कि क्या होता है। अभी हमने कैन यू रिकॉल का एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, दूसरा क्वेश्चन तो बचा हुआ है अभी भी। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने का हक बनता है कि नहीं? कमेंट में बताओ हाँ भैया क्वेश्चन 2 भी करवाओ, जल्दी कमेंट करो बच्चों। चलो अब शुरू करते हैं। फिर आप बोल रहे हो तो अब शुरू ही करेंगे। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब ये मत बोलना भैया इतना बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। अरे भाई आंसर नहीं था, वो बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का तो इतना सा ही आंसर है, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो ये इतना सा ही आंसर है। इतना सा ही आंसर है उसका। ये सब मैंने बेसिक बताया ना। अभी जैसे कि मैं वर्ड पकड़ता हूं, मैं वर्ड को पकड़ लेता हूं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, चलो बेटा फोर्स क्या है। फोर्स शब्द आ गया तो फोर्स का मतलब बता दिया। फिर फोर्स की डेफिनेशन लिखा, तो यहां क्या लिखा था, मोशन। तो मोशन क्या होता है, तो मैंने मोशन बता दिया। अब मैंने सोचा चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं। फोर्स है तो फोर्स के टाइप भी आपको साइड बाय साइड बताते ही रहता हूं, क्योंकि भाई 11वीं में काम आ जाएगा आपको। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ना कि बच्चा हमारा स्टेट बोर्ड का होके सीबीएसई के मुंह पे तमाचा। समझा कि नहीं समझा, याद रखना अच्छे से। चलो तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों एकदम मजेदार तरीके से पढ़ो, चिल मोड होके। और मेरे साथ वही बच्चा रुकेगा जो सच में टॉप करना चाहता है। बोरिंग नहीं होना है भाई, टॉप करना है, ये बात आप समझ के रखना। और बाकी रही बात वन शॉट रिवीजन की ना, तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा ना भाई कि ये सारा टॉपिक ना मैं 1 घंटे के अंदर रिवीजन करवा सकता हूं आपको। पूरे 1 से 1.5 घंटे में चैप्टर 1 खत्म करवा सकता हूं। लेकिन वो रिवीजन रहेगा, वही बच्चे को समझेगा जो बच्चा मतलब लाइक ऐसा ब्ला 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 ऊपर से पढ़ के 40% 10वीं में लेके आएगा। ऐसे बच्चे अगर आप हो तो आप इस वीडियो को देखो ना, 95+ निकालोगे, मेरी बात मानो, सच कह रहा हूं। चलो आ जाओ देखो अभी। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर विद। कौन से दुनिया में फोर्सेस के बारे में आप जानते हो। तो हमारे बच्चे कहते हैं, एनआई से पढ़ते हैं, अभी 10 मिनट पहले भैया ने बताया है फोर्स के हमारे 2 टाइप, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो मैं अब चलो बच्चों और डिटेल में और डीप में आपको इस चीज को सिखाता हूं, आ जाओ। फिर इसके बाद ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। देखो तो हमारे दुनिया में 2 तरह के फोर्स हैं, एक कांटेक्ट फोर्स है और एक हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। 2 तरह के हमारे फोर्स होते हैं। तो पहले हम सारे कांटेक्ट फोर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स को पढ़ेंगे। 1 मिनट भाई, ये मर्सिडीज का टायर यहां क्या कर रहा है, समझाऊंगा बेटा, सबर कर। ठीक है, तो पहले चलो कांटेक्ट फोर्स को समझते हैं कि भाई कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। तो अब इतना तो आपको पता ही है कि शब्द कांटेक्ट का मतलब होता है टच करना, टची वची, है ना, टच करना। तो मतलब किसी को छू करके, छू कर मेरे दिल को किया तूने बेसहारा। ठीक है, किसी को आपने टच किया और वो मूव कर गया, तो ऐसे फोर्स को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स टच करके किसी को धक्का मार के ऐसे लगाया जाता है। और कोई कोई फोर्स कैसा होता है, जैसे कि अभी राहुल और प्रिया है, तो राहुल अभी इतना सुंदर एक दिन बन के आया, इतना सुंदर एक दिन बन के आया कि प्रिया उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गई। अब राहुल अपने घर चला गया ना, तभी भी प्रिया उसी की तरफ अट्रैक्टेड है। ये फोर्स देखो, बिना टच किया हुआ फोर्स। प्रिया अपने घर में बैठ के राहुल के पास सोच रही है कैसा है, क्या सुंदर दिख रहा था, कोमड़ी का पीस लग रहा था। समझा कि नहीं समझा? तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके का अटैचमेंट है। व्हाट एन अटैचमेंट यार, सच में ऐसा अटैचमेंट हो तो फिर ये फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अभी एक मैग्नेट है और उसने लोहे को ऐसे अट्रैक्ट कर लिया बिना छुए, बिना टच किए, देख रहे हो? तो ये हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप को समझाता हूं। पहला फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों। अब क्लास 11th में जाओगे तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स वहां सीखने मिलेगा। तो 10वीं में ही प्रशांत भैया आपके सिखा दे रहे हैं, तो वहां पर इससे भी एडवांस पढ़ोगे। जब JEE नीट के क्वेश्चन करोगे तो याद करोगे मुझे, किसी से पढ़ा था हमने साइंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलो बच्चों आ जाओ पढ़ते हैं। जिसका एम ऊंचा है, जिसको बहुत आगे जाना है, वो मेरे साथ अभी यहाँ पे साइंस पढ़ लो 10वीं में।
अभी तो 20 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो पहला चैप्टर चालू हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, मैं चैलेंज देता हूं, तुम्हारे पूरे स्कूल के टॉपर तक को नहीं पता होगा, कल जाना और स्कूल के टॉपर से चल खड़ा हो लॉल मार रहा जब से, बता फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। आप गलती से टॉपर भी मेरा वीडियो देख के आ रहेगा, फिर समस्या में आ जाओगे। समझ के रखना। आज बताता हूं भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, देखो। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट एंड मूविंग। है भैया इंग्लिश में क्या बोल दिया आप, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है दैट अपोजेस मोशन, दैट अपोजेस अगेंस्ट जाता है, अपोजेस रोकता है, अपोजेस मोशन व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। आसान है, समझाता हूं, देखो। जैसे कि मान लो बच्चों एक रोड है, आ जाओ अलग से समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों एक रोड है, और ये रोड में ना ऐसे छोटे छोटे कांटे लगा दिए हैं, है ना, रोड में कांटे लगे हुए हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। और यहां पर गाड़ी का टायर आपका आ गया, गाड़ी का टायर। तो गाड़ी का टायर तो आगे मोशन करता है ना, गाड़ी का टायर आगे मोशन करता है, लेकिन जो ये रोड है, क्या ये रोड आगे गाड़ी के टायर को जाने देगी, जाने देगी कि नहीं जाने देगी, बोलो कमेंट में। नहीं जाने देगी ना भाई, ये रोक देगा टायर, लेकिन टायर आगे मोशन कर रहा है ना। तो एक ये रोड का सरफेस, एक रोड का सरफेस और एक हमारे टायर का सरफेस, जैसे ही दोनों में टच होंगे, रोड और टायर हमारा टच होगा जैसे ही, तो ये रोड जो है ये टायर को आगे भागने से रोकेगा। ये जो रोड है इस टायर के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, ये अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, रोड। किसको अपोज करेगा, मोशन को। किसके मोशन को, टायर के। तो जो ये रोड है बच्चों, ये रोड जो है, ये रोड इस टायर के मूवमेंट को, टायर के मोशन को अपोज करेगा। बोलेगा तू भाग मत, मैं तेरे को पीछे खींचता हूं, तुम आगे जा, मैं तेरे को पीछे खींचता हूं। मतलब हमारा मोशन, रोड का ताकत इधर लगाया जा रहा है और हमारे जो टायर का मोशन है वो इधर लग रहा है। तो दिस इज अपोजिंग फोर्स अप्लाइड बाय रोड। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में आएंगे, तो ये आगे जा रहा है, तो ये इसको इधर गए, तू आगे मत जा, मैं तेरे को घिस लूंगा, आगे मत जा, तू आगे जाना मत। गाड़ी चलाया है, गाड़ी का एक्सीलरेटर रोक दो तो गाड़ी थोड़ी दूर तक जाके अपने आप रुक जाती है। क्यों ऐसा रुक जाती है, क्यों, क्योंकि नीचे से रोड उसको रोकती है, तू कैसे भाग रहे रे, तू भाग मत, रुक रुक रुक। तो हमारे दुनिया में जितनी भी इंडिया की रोड है ना, सब में फ्रिक्शन है। किसी में नीचे गड्ढे वाला फ्रिक्शन है, किसी में स्पीड ब्रेकर का फ्रिक्शन है, बहुत सारा फ्रिक्शन है। तो पूरे रोड में बच्चों फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। समझा कि नहीं समझा, किसी दो ऑब्जेक्ट के टच होने से ऊपर वाले का मोशन को रोक देना। जैसे मैं यहां पर हूं और ऊपर से जा रहा हूं, अचानक से इसमें टच हो गया तो मैं रुक जाऊंगा, मैं स्पीड में तो रुक जाऊंगा। समझा कि नहीं समझा, ध्यान रखना। तो अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। स्कूल में टॉपर खड़ा है, चल खड़ा हो, बता फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बोला नहीं पता, एक झपट मारने का, इतना भी नहीं पता, एनआई से पढ़ता नहीं है क्या। फ्रिक्शन मतलब अपोजिंग फोर्स। कौन अपोज करता है, जब दो सरफेस लगाते हैं। ज्यादा दिमाग खाया ना तो टायर बना देने का उधर ही दिमाग, पूरा तुरंत बोर्ड में टायर, टायर बना, नीचे रोड बना। अब देख भाई, रोड क्या करता है, टायर को भागने से रोकता है। तो रोड ने क्या फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया, बात ही खत्म। समझा कि नहीं समझा, ध्यान देना। तो टायर अब आगे भाग रहा है और रोड का जो फ्रिक्शन है वो इधर भाग रहा है, तो टायर आगे उसको रोक लेगा, टायर आगे भाग ही नहीं पाएगा। चलो दूसरा कांटेक्ट फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है भाई, टेंशन है भाई, टेंशन दे दिया दिमाग में, अभी तो क्या करेंगे। टेंशन फोर्स क्या है, पहली बार जीवन में सुन रहे हैं, टेंशन भी फोर्स है। अभी तक तो टेंशन सोचा था पढ़ाई का टेंशन होता है, पापा धो देंगे आज, उसका टेंशन होता है। मोबाइल में कुछ देख रहा था, पापा ने देख लिया, अब और मारेंगे, उसका टेंशन है। टेंशन सुना था, टेंशन फोर्स कहां से आ गया भैया, फिजिक्स में आपने टेंशन फोर्स ला दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, फिर से टेंशन आ गया। अरे यार चलो ठीक है। इट इज अ पुलिंग फोर्स दैट एक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रिंग, रोप, केबल व्हेन इट बीइंग पुल्ड। कितनी आसानी सी मैंने ऐसे इंग्लिश में पढ़ दिया, अब हिंदी में समझाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो बच्चों, आपने एक रस्सी लगाई, एक रस्सी लगाई और रस्सी से आप किसी चीज को खींच रहे हो। जैसे कि अभी मैं बता नहीं सकता, यहाँ छोड़ दूंगा, मेरा रिमोट टूट जाएगा। जैसे कि मान लो ये एसी का रिमोट है अभी, अब ये रिमोट को मैंने रस्सी से बांध दिया, रस्सी से मैंने रिमोट को बांध दिया। अब जब मैंने रस्सी से रिमोट को बांध दिया, तो जब मैं अभी मान लो हाथ से छोड़ नहीं सकता, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ नहीं सकता, अभी इसको छोड़ दूंगा तो रिमोट गिर जाएगा। तो मैं रस्सी से ऐसे पकड़ा हूं,
रस्सी से मैंने इसको पकड़ा है अभी और मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब ये घूमेगा, रस्सी को घुमाऊंगा तो ये घूमेगा, घूमेगा ना ये, है ना। और रस्सी मेरी कितनी टाइट हो जाएगी, रस्सी मेरी टाइट हो जाएगी ना। तो रस्सी कैसे टाइट हो गई, क्योंकि इस बंदे ने रस्सी को टाइट कर दिया। अगर मैं इस रस्सी से कोई और बड़ी चीज को, चट्टान को बांधूंगा, एक पत्थर को बांधूंगा, तो ये रस्सी और टाइट हो जाएगी। तो ये जो रस्सी में टाइटनेस आ गई ना, यही टेंशन फोर्स है, यही टेंशन है, इसी को टेंशन बोलते हैं। रस्सी में टेंशन आ गया, रस्सी में वो स्ट्रेचिंग जो हो गई ना, रस्सी स्ट्रेच हो गई, उसी को बोलते हैं रस्सी हमारी टेंशन में आ गई। समझा कि नहीं समझा, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये होता है, इट इज पुलिंग फोर्स दैट एक्ट अलोंग द लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रिंग, रोप, केबल, किसी में भी लग सकते। जैसे देखो मैंने बनाया भी है कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने रस्सी से बांध रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जब झूल जाएगा, जब झूलने लगेगा ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा रस्सी है, रस्सी एकदम स्ट्रेट टाइट हो जाएगी। तो रस्सी हमारे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचती है और जो ये ऑब्जेक्ट है वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा बच्चों वेट होगा, उतना ही ज्यादा ये रस्सी में टेंशन आएगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, T इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वेट होता है हमारे ऑब्जेक्ट का, और टी मतलब टेंशन, टी मतलब फोर्स ही है बच्चों, टी का मतलब ही क्या है, फोर्स है, याद रखना, ठीक है। तो टी मतलब टेंशन, टेंशन फोर्स। तो जितना ज्यादा इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, उतना ज्यादा ये रस्सी पे हमारे क्या आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन उतना ही आएगा इस रस्सी के ऊपर जितना हमारा इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। वेट कम रहेगा तो रस्सी पे टेंशन ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्प्रिंग। आज आपको जो सिखाने जा रहा हूं, क्लास 12th की फिजिक्स में आपको काम आएगा। ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये क्या होता है, जो समझाता हूं आज। अब लिख दिया तो समझा देता हूं, क्यों टाइम वेस्ट करने का। अ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग व्हेन इट कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड और इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, किसी से आप पूछे, चल खड़ा हो बता स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, क्या बोलने का, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे कि मान लो बच्चों एक स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग आप ऐसा खींचो फिर छोड़ दो वापस वैसी हो जाती है, फिर खींचो फिर छोड़ दो वैसी हो जाती है, रीस्टोर कर लेती है खुद को। आप उसको उसके शेप को बदल दो, खींच के छोड़ दो, फिर से वो अपने शेप में आ जाएगी, फिर से वो अपने शेप में रीस्टोर हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। आज जो समझाता हूं, मैंने 3 केस बनाया है बच्चों, और इन तीनों केसेस के थ्रू आपको समझाता हूं। तो मान लो पहला केस है। अब पहले केस में रस्सी को मतलब मैंने क्या किया, स्प्रिंग में एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया और इस ऑब्जेक्ट को खींचा मैंने। अब जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को बच्चों खींच लिया, तो जब मैंने इस स्प्रिंग में से बांध के इस ऑब्जेक्ट को खींचा, तो आप देख रहे हो, अच्छा अभी पहले केस में मैंने क्या दिखाया कि नॉर्मल रखा है, चलो मान लो मैं खींच नहीं रहा हूं, स्टेबल है। मैं पहले केस में क्या रखा हूं, अपने स्प्रिंग को स्टेबल रखा हूं। मैंने बस इस ऑब्जेक्ट को इस स्प्रिंग से बांधा है, बस छोड़ दिया बांध के, चलो कोई टेंशन नहीं। अब दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस, अब दिखाने के लिए कि भाई स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है, ये दिखाने के लिए कर रहा हूं ये सब। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने धक्का दिया, ए चल अंदर चल, स्प्रिंग दबी नहीं रही है, फिर दबा रहा हूं, ये अंदर चल अंदर चल। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को बच्चों अंदर की तरफ दबा रहा था, तो ये स्प्रिंग मुझे दबाने दे रही थी क्या? कोई भी दबाने नहीं देगा। सिंपल सी बात है, ऐसे थोड़ी दबा सकते हो, लाइसेंस लेना पड़ता है। चलो यहां देखो, तो मान लो बच्चों जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग में ऐसा स्प्रिंग से मैं अंदर की तरफ ठोस दूंगा, अंदर की तरफ दबाऊंगा इसको। तो जब मैं अंदर की तरफ दबाऊंगा तो क्या ये स्प्रिंग मुझे इसको दबाने देगी? नहीं, स्प्रिंग मेरे खिलाफ फोर्स लगाएगी। देख रहे हो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है अब यहां, और मैं ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा हूं इधर, ऐसा खींच, चल अंदर चल। लेकिन यहां पर स्प्रिंग मुझे उल्टा फोर्स लगा रही है कि मैं उसको दबा ना पाऊं। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। दूसरे केस में भी देख लो कि अगर मान लो ये नॉर्मल कंडीशन थी, अब नॉर्मल कंडीशन में मैंने इस ऑब्जेक्ट को खींचना शुरू किया, पहले मैंने दबा के देखा, तभी भी स्प्रिंग ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, ये स्प्रिंग फोर्स है। और दूसरा, मैंने इस बार क्या किया, ऑब्जेक्ट को ही अपनी तरफ खींच लिया, चल बेटा तू अब मेरी तरफ आ। तो मैं अब अपनी तरफ खींचूंगा तो क्या वो स्प्रिंग मुझे अपनी तरफ खींचने देगी? नहीं, मैं खींच रहा हूं, स्प्रिंग मुझे रोकेगी, तू ज्यादा मत खींच रहे, मैं फैल जाऊंगी। तो मैं ज्यादा पूरा खींचूंगा तो स्प्रिंग मुझे रोकेगी, और स्प्रिंग अपने आप को अंदर की तरफ इस बार लेके जाएगी, बोलेगी नहीं नहीं मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी तरफ जाऊंगी। और अगर मैं अंदर ठोस रहा हूं तो भी मुझे बोलती ज्यादा मुझे मत छोड़, अंदर तक मुझे मत ये कर, मत अंदर ठेल मुझे।
समझ रहे? और अगर मैं खींचूंगा बाहर तो भी वो अपने को रोक रही है, नहीं मुझे बाहर मत ले जाओ, ऐसे नहीं समझ रहे हो आप? तो ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं खींचूंगा तो ये जो स्प्रिंग है ये मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी कि नहीं मुझे मत खींचो। ऐसे मैं खींचूंगा तो स्प्रिंग अपने आप को अपनी तरफ खींचेगी, मैं स्प्रिंग को खींच नहीं पाऊंगा, ऐसे रहता है। तो ऑब्जेक्ट को देखो मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रही है, और इस केस में क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ पुल कर रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लग रहा है, और पहले केस में स्टेबल है। तो बच्चों दोनों केस में से क्या समझा, दूसरे और तीसरे से इस तरीके से स्प्रिंग लगती है, स्प्रिंग फोर्स। तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स, और इन दोनों में हम सब तीनों फोर्स में टच करके काम कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों फोर्स हमारे क्या है बच्चों, कॉन्टेक्ट फोर्स हैं। अब आ जाओ पढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्स में ही हमारा कौन सा फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ध्यान रखना, अब हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन को। चलो शुरू किया जाए बच्चों, शुड आई स्टार्ट द टॉपिक? चलो आ जाओ, नॉन कांटेक्ट फोर्स पहले पढ़ते हैं। अब बच्चों नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे पूरे सिलेबस में दिया हुआ है, क्लास 10th में हमें हर चैप्टर में पढ़ना है। देखो आ जाओ बताता हूं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों जो होता है, ये फोर्स जो है ये हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4 इन हर जगह हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने साइंस 1 के अंदर, और साइंस 2 के चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आ जाओ बताता हूं आखिरकार होता क्या है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब 10th की पढ़ाई शुरू हो रही है बच्चों, अब 10वीं पढ़ रहे हैं, बेसिक खत्म हुआ, ये कांटेक्ट फोर्स सब बेसिक था, 9वीं में और 11वीं में काम आएगा। अब हमारी असली जो ग्रेविटेशन है अब शुरू हो रही है। अब हम नॉन कांटेक्ट फोर्स से अब हम लोग ग्रेविटेशन की तरफ मुड़ने वाले हैं। अब मेन कहानी शुरू, अब एकदम ध्यान से सुनो। मोशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, हमने मोशन के टाइप पढ़ लिए, फोर्स के टाइप अभी पढ़ ही रहे हैं, है ना, हर एक चीज हमने पढ़ लिया। अब मेन कहानी, अब धीरे धीरे ग्रेविटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आपको मैं एबल बना दिया, अब आपके अंदर औकात आ गई है पढ़ने की भाई, अब आप सब जानते हो, यूनिट वगैरह भी जानते हो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की यूनिट क्या है सब जानते हो। अब आप आ जाओ थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद रखना चैप्टर 8 में काम आएगा, मेटलर्जी में, चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बच्चों। ये किसके बीच में लगता है, ये हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में ये फोर्स लगता है। आ जाओ मैं इसको फिर से सिखाता हूं आपको। जैसे कि बच्चों मान लो अभी हमारा सोडियम है, अब इतना तो आपको पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके पास 2,8,1 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चैप्टर 2 में सिखाऊंगा, अभी के लिए सुन लो बस। तो 2,8,1 होता है, तो जब ये लॉस कर देगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। सेम तरीके से जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, और ये 2,8,7 बनाता है, और जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये क्या बना देगा 2,8,8, और इससे क्या बनेगा Cl माइनस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, निगेटिव रहता है ये। अगर कोई अपने अंदर से निगेटिव को लॉस कर देगा तो वो खुद कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, और अगर कोई यही निगेटिव को ले लेगा अपने पास तो वो कैसा बन जाएगा, निगेटिव। तो यहां पर जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव आपस में आएंगे पास में, तो इनके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों, है ना, अपोजिट चीजें अट्रैक्ट होती हैं, है ना, जैसे मेल फीमेल अट्रैक्ट होते हैं वैसे ही प्लस और ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों जो इनके बीच में फोर्स लगा ना, ये फोर्स जब लगेगा इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यानी जो ये प्लस और माइनस चार्ज है, ये दीज आर दी प्लस चार्ज एंड दिस इज दी माइनस चार्ज। प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बच्चों। ये बात आप ध्यान देना अच्छे से। कोई कोई टीचर इसी को आयोनिक बॉन्ड भी बोलता है, ये बात ध्यान रखना। और इस बॉन्ड से जब दोनों जुड़ जाते हैं, Na और Cl दोनों जुड़ जाते हैं, तभी बच्चों ये बनाते हैं NaCl, और NaCl हमारा सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा NaCl, सॉल्ट, नमक जो आप डेली टू डेली खाते हो। तो सोचो बच्चों नमक में जो Na और Cl होता है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़ के बने होते हैं। अब इस चीज को फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे लो और वापस से इसको देखो, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ये हमेशा बच्चों पॉजिटिव और निगेटिव यानी प्लस और माइनस चार्ज के बीच में ही होता है। जहां प्लस माइनस चार्ज होंगे वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जहां नहीं होंगे वहां नहीं होगा। देखो मैंने लिख के भी दिखाया है। अब चार्ज को बच्चों क्यू से दिखाते हैं। क्लास 9 स्टैंडर्ड चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा है कि चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। तो क्यू प्लस और क्यू माइनस, और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। और एक एग्जांपल मैंने दिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट है, नमक है, तो इसमें एक Na प्लस और Cl माइनस होता है। अब इतना आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया। Na प्लस को बच्चों कटायन बोलते हैं और Na माइनस को हम लोग जो Cl माइनस है उसको अनायन बोलते हैं। तो यहां पर कटायन और अनायन के बीच में क्या हो रहा है, हमारा बॉन्डिंग हो रही है। कटायन और अनायन के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यानी प्लस और माइनस के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। एंड दिस bond is called as ionic bond, and ये this force of attraction between plus and minus charge, what is electrostatic force? Force of attraction, क्या लिखा है यहां पर, force of attraction between cation and anion। तो आ जाओ फिर से आपको लिख के दिखाता हूं बच्चा पढ़, यहां ध्यान देना जरा अच्छे से कि जो हमारा कटायन होता है वही हमारा प्लस चार्ज है, जो हमारा कटायन होता है बच्चों वही हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा अनायन होता है, लिख लो कहीं भी इस चीज को, बहुत काम आएगा फ्यूचर में, ये हमारा माइनस चार्ज होता है। और प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बोल बजरंग बली की जय। एक भी डाउट आएगा तेरे को अभी तक? कुछ भी डाउट नहीं आ सकता बच्चों। समझा कि नहीं समझा, ध्यान रखना। तो अब समझा, कटायन अनायन मतलब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बहुत स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चलो इसको भी समझते हैं। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है। तो इट इज एन इनविजिबल फोर्स। भाई ये तो दिखता ही नहीं है ये दिखाई नहीं देता है। इट इज इनविजिबल फोर्स दैट अट्रैक्ट और रिपेल ऑब्जेक्ट, जो एक दूसरे को या तो रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आपने बच्चों देखा होगा, कभी कभी आपने कभी मैग्नेट के साथ खेला है। दो मैग्नेट आप ले लो, बचपन में खेले ही रहोगे, अभी तो बच्चे ही हो वैसे भी। तो जब दो मैग्नेट आप ले लोगे तो कभी कभी उसको उल्टा करके ऐसे चिपकाओ ना, तो वो एक दूसरे को दूर फेंकता है, वो अट्रैक्ट नहीं करता। तो वो क्या होता है, वो रिपेल कर रहा है ना। रिपेल करना मतलब एक दूसरे से दूर भागना, और अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे के पास में आना। तो दो मैग्नेट कभी कभी चिपक जाते हैं, और अगर उनको उल्टा करके ऐसे चिपकाते हैं हम लोग तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो मैंने यहां कुछ लिख रखा है जो दिखाता हूं। देखो बच्चों, मैग्नेट में ना दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम सेम पोल रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि देखो बच्चों, अभी दो मेल है, तो दो मेल लोग कभी शादी करते हैं क्या? एक दो लोग दुनिया में कर लिए रहेंगे, छोड़ दो उसको। दो लड़के लड़के शादी करेंगे क्या? दो लड़कियां लड़कियां आपस में शादी करेंगे क्या? 99% लोग नहीं करते। जो करते हैं वो उनको भगवान मालिक है उनका समझ रहे हो कि नहीं? तो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो बस आप इसी से एग्जांपल से समझ लो कि जो सेम सेम लोग हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अगर यही मेल और फीमेल रहेगा तो शादी हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा? तो यही चीज है। तो एक मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। देखो नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो अगर नॉर्थ और साउथ को साथ में लाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर देखो आप, जैसे कि साउथ को ले लो, साउथ साउथ साथ में ला दिया तो रिपेल हो जाएगा, एक दूसरे से भाग जाएंगे। अगर नॉर्थ नॉर्थ भी साथ में लेके आते हैं ना ऐसे पास में, तो भी भाग जाते हैं। तो हमारा जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, प्लस माइनस, या फिर नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ, अगर आप नॉर्थ नॉर्थ को लेके आओगे तो भी रिपेल करेगा, साउथ साउथ को लेके आओगे तो रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ को लेके आओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा। ये ध्यान रखना, सेम को लाओगे तो रिपेल, अपोजिट लाओगे तो अट्रैक्ट। ध्यान रखना, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देता ये। तो बच्चों यहां तक का टॉपिक अगर आपको सबको समझा है तो भैया समझ लो कि अब आप महान बन चुके हो। अब आप ग्रेविटेशन को पढ़ने के लायक हो गए हो। अब आपके माइंड में बुद्धि आ चुकी है। अब आप रेडी हो चुके हो ग्रेविटेशन चैप्टर को समझने के लिए। अब बच्चों हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स के तीनों टाइप को पढ़ा, जिसमें से अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और हमने मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ा है सिर्फ। अभी एक तो रह गया ना, एक और तो है जिसमें टच नहीं होता। अब इसमें टच हुआ क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने कोई चीज को टच किया, बिना टच किए प्लस माइनस अट्रैक्ट हो गए। मैग्नेट में हमने बिना टच किए किसी को खींच लिया। और तीसरा एक और बचा, बिना टच करने से खींच लेता है।
समझा गया? बिना टच किए खींच लेता है, बिना टच किए खींच लेता है। ऊपर फेंका फिर नीचे आ गया, ऊपर फेंका फिर नीचे आ गया, बिना टच किए खींच लिया। तीसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स बचा। चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। गिर गई रे मेरी पेन। समझा कि नहीं समझा? चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। बिना टच किए खींच लेता है। अर्थ में कौन बैठा है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो जरा यहां पे ध्यान से। तो अब तीसरा क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल का तीसरा क्वेश्चन देखो। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? बच्चों मैं कैन यू रिकॉल नहीं पढ़ाया हूं, मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक सिखा दिया। समझ जाओ कि पूरा 9वीं सिखा दिया मैंने, तब आज 10वीं सिखाने जा रहा हूं। ऐसे वीडियो लेक्चर बना दूंगा ना, दिसंबर महीने में हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। 30 दिसंबर को पोर्शन खत्म करूंगा और ऐसे वीडियो बना दूंगा, ऐसे वीडियो बना दूंगा, जीवन में कभी भी कोई भी देखेगा ना इन वीडियोस को, उसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसको सब कुछ आ जाएगा भाई। मतलब कभी भी आप इन वीडियोस को मेरे देख लेना, जीवन में कभी भी इन वीडियो को आप देखो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमेशा के लिए सीख जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए आप ये वीडियो से पढ़ के आगे बढ़ोगे। आपके जो जूनियर्स होंगे वो भी इनको पढ़ेंगे। बस ये प्लेलिस्ट जीवन भर के लिए आप इसे देखो, ध्यान रखना, ठीक है? अब आ जाओ तीसरे की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब आप सब क्वेश्चन का आंसर दोगे बच्चों, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, मैं लिख के देता हूं। आ जाओ बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? तो देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो अब न्यूटन की कहानी शुरू होगी। अब आप लोगों के जो चहीते सर आइजैक न्यूटन, व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, है ना, केपलर के तीनों लॉज, अब ये सब पढ़ने की बारी आ रही है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अब मैं क्या सोच रहा हूं कि यहां तक की जो चीजें मैंने आपको बताई है, तो अब ग्रेविटी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूं, क्योंकि ऑलरेडी 55 मिनट हो चुका है। अगर मैं इसको शुरू करूंगा 30 मिनट फिर लग जाएगा। तो जहां तक मैंने आज पढ़ाया है ना, यहां तक की पूरी नोट आप कंप्लीट करो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अब लेक्चर 2 लाऊंगा और लेक्चर 2 बहुत जल्दी आएगा बच्चों। और लेक्चर 2 के अंदर मैं आप लोगों को इसके आगे यही व्हाट इज ग्रेविटी मेन चैप्टर अब लेक्चर 2 में शुरू होगा। जो मेन हमारा चैप्टर है, लाइक ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फटाफट सीखोगे आप, बहुत जल्दी सिलेबस भागेगा। सिर्फ लेक्चर 1 में ही बच्चों प्रॉब्लम है। आप याद रखना, प्रशांत भैया का लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर 1 देख लिया ना, अब टेंशन खत्म। और बच्चों वैसे भी ये डीप लेक्चर है, डीप कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं। एक बार जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना इस लेक्चर से, उसका काम फिट हो जाएगा भाई, याद रखना। और रही बात जो हमारे वन शॉट लेक्चर्स की है, वो हम सितंबर अक्टूबर महीने में वन शॉट लेक्चर लेके आएंगे, जो कि 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर ही निपटा देंगे। और ऐसा सिखा दूंगा ना, मतलब रिवीजन कर लिया और एग्जाम में जाके लिख दो फुल मार्क्स, ध्यान रखना। और ये डीप कॉन्सेप्ट लेक्चर है। जिस बच्चे ने इन लेक्चर को पढ़ लिया उसको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हमेशा के लिए याद रहेगा, उसको हर एक लाइन टू लाइन सब आता है। उस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आते हैं, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है बच्चों? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन। बच्चों प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू देना, कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? आज लेक्चर 1 बेसिक लेक्चर था हमारा। लेक्चर 2 में मेन हमारा चैप्टर शुरू होगा ग्रेविटेशन। तो इंतजार करो लेक्चर 2 का। एंड आप सब लिखो फटाफट इस वीडियो के अंदर, लेक्चर 2 डालो भैया, लेक्चर 2 डालो, ठीक है? ध्यान रखना। और जब लेक्चर 2 आ जाएगा ना, उसमें लिख देना आ गया लेक्चर 1 देख के आया हूं मैं, ठीक है? ध्यान रखना अच्छे से। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करो जितना ज्यादा हो सके, 1000 2000 10,000 5000 लाइक कर दो यार फटाफट, जितना लाइक हो सकता है बढ़ा दो यार, बढ़िया है ना? और कमेंट करो इस वीडियो के अंदर कि कैसा लगा आज का धमाकेदार वीडियो, और आप लोगों ने क्या इसकी नोट बनाई है पूरी की पूरी, जो भी मैंने पढ़ाया पूरी नोट्स क्या आपने बनाई है? वीडियो रोक रोक के नोट्स लिखो। अगर बच्चों आपको इसकी पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे रखी है कमेंट बॉक्स में, वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, अच्छे से आपकी पढ़ाई फ्यूचर में अच्छे से होगी, बढ़िया। एंड दूसरी चीज, हमारा न्यू इंडियन एरा ऐप को डाउनलोड कर लो। वो ऐप को डाउनलोड कर लेने से आप लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। उसके अंदर सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा, इवन ये सेशन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे।
So guys, thank you so much. Thanks a lot for watching this session. Thank you so much guys. Bye bye. Love you a lot.